हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपका पढ़ाई चल रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 केमिस्ट्री जो हम लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हेनरी का नियम क्या होता है इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग और राउल्ट का नियम क्या होता है इसका डिस्कशन आज करने वाले हैं। तो चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे और साथ मिलकर आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। हम लोगों ने ये पढ़ा कि हेनरी का नियम क्या होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हेनरी का नियम का अनुप्रयोग ये होता है कि आप जैसे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग ये होता है कि आप गर्मी के दिनों में क्या होता है, सोडा वाटर है ना। उस सोडा वाटर में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक डाला जाता है। वो जो मात्रा में बंद करने के लिए जो दाब रिक्वायर्ड होता है वो अधिक दाब पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोलकर हम लोग सोडा वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घोलने के लिए इसे अधिक दाब पर बंद किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास फर्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घोलने के लिए उसे अधिक दाब पर बंद किया जाता है। पहला अनुप्रयोग तो ये हुआ। इसके बाद आपने ये देखा होगा कि समुद्र में जब गोताखोर जाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में होता क्या है, नाइट्रोजन की अधिक मात्रा घुल जाने की वजह से श्वास लेने में दिक्कत होता है जब गहराई पे जाता है। तो उसके स्थान पे हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें नाइट्रोजन कम घुलनशील होता है। और नाइट्रोजन जब कम घुलनशील होता है तो वो स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होता है, ठीक है। तो गोताखोर क्या करते हैं, समुद्र की गहराई लगाने के लिए जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है, आपके पास हेनरी के नियम का अनुप्रयोग होता है। ये सेकेंड अनुप्रयोग। तो एक तो ये रहा हम लोगों के पास। अब इस परेशानी से बचने के लिए किया क्या जाता है, आपका जो
गैस होता है, गैस सिलेंडर होता है, उसमें हम लोग हीलियम और उनका जो मिश्रण होता है, ठीक है, वो कंप्रेस्ड करके भरते हैं, जिससे शरीर के रक्त में वो गैसें कम घुलनशील हो और जिससे हम लोग आराम से क्या होता है समुद्र की गहराइयों में जाकर पता लगा सके, ठीक है। ये दूसरा अनुप्रयोग होता है। फिर तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है, तो तीसरा अनुप्रयोग आपने ये देखा होगा कि एक परासरण का क्रिया होता है, ठीक है। अब परासरण का क्रिया होता है अनुप्रयोग, ये दूसरा अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग होता क्या है, आप जब बहुत ऊंचाई वाले, मतलब जैसे कि आप ये समझिए कि आप पहाड़ में चढ़ते हैं, तो पहाड़ में चढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब जो होता है उसमें कमी आता है, और वायुमंडलीय दाब में कमी आता है तो आपको श्वास लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। कभी कभी आपने ये महसूस किया होगा, जैसे ही आप ऊंचाई पे चढ़ते हैं किसी के नाक से ब्लड बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्रिया जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के कारण होता है, और इसी से ही ये क्रिया होता है। तो होता क्या है, जो आपका रुधिर की सांद्रता है उसमें कमी आने की वजह से आपका जो सोचने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाता है, ठीक है, और आपको को ये सोचने में परेशानी होता है। अब इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में एनॉक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो एनॉक्सिया क्या होता है, तो पर्वतों में जब पर्वत में जब हम लोग चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब में कमी आने के कारण रुधिर की सांद्रता में क्या होता है, आपके पास कमी होता है, जिससे सोचने की क्षमता हम लोगों के पास कम होता है, ठीक है। तो उसे एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास 3 एप्लीकेशन जो होता है वो हेनरी के नियम का हो गया। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं राउल्ट के नियम में, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, तो राउल्ट का नियम क्या होता है ये हम लोगों को समझना है। ये सेम हेनरी का जो नियम आप पढ़े हैं वैसे ही होता है। होता क्या है कि आप इसमें जब द्रव द्रव विलयन का मिश्रण करते हैं तो आपको राउल्ट का नियम देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम ये कहता है कि प्रत्येक वाष्पशील द्रव में उसके अवयव के विलयन के अवयव के आंशिक दाब उसके मोल अंश के या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। प्रत्येक वाष्पशील द्रव के ठीक है, तो ये जो होता है हम लोगों के पास राउल्ट का नियम होता है, ठीक है। विलयन का जो आपके पास वाष्पशील द्रव का जो आंशिक दाब होता है वो उस विलयन के अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो कैसे होता है इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पात्र, ठीक है। अब इस पात्र में एक अवयव A डला हुआ है और एक अवयव B डला हुआ है,
ठीक है। अवयव ए का आंशिक वाष्प दाब इस अवयव ए के मोल अंश के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इसी प्रकार घटक बी का आंशिक वाष्प दाब जो बी के मोल अंश है उसके समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों के पास एक विलयन समझ लीजिए, इसमें ए की मात्रा ऐसा मान के चल लीजिए, ये आपके पास वाष्पशील द्रव है, ठीक है। तो हम लोगों के पास है क्या कि ए का आंशिक जो है आपके पास वाष्प दाब घटक ए का आंशिक वाष्प दाब आपको क्या मिलेगा, पी नॉट ए। इसी प्रकार घटक बी पी नॉट बी मिलने वाला है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बोलता है कि समानुपाती होता है, ठीक है। तो समानुपाती, अब इनका एक काम और करते हैं, घटक ए का मोल अंश अवयव ए का मोल अंश क्या होगा भाई, तो एक्स ए होगा। अवयव बी का मोल अंश तो ये एक्स बी होगा, ठीक है। और इनका जो दाब होगा वो हम लोगों के पास पी ए और पी बी होगा, ठीक है। तो इसको यहां लिख लेते हैं, अवयव ए का दाब, ये आंशिक दाब है, ध्यान रखिएगा, ये आपके पास दाब, अवयव ए का दाब हम लोगों को देखने को मिलेगा आपके पास पी ए, ठीक है। और अवयव बी का दाब आपके पास क्या होता है, तो पी बी होता है। ये हम लोगों के पास इस घटक का जो होता है अवयव होता है। चलिए यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे इसको हल करते हैं। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसका हम लोग व्यंजक देते हैं, राउल्ट के नियम का गणितीय व्यंजक। ठीक है, तो गणितीय व्यंजक क्या होगा भाई, ये बोलता है प्रत्येक वाष्पशील द्रव के आंशिक दाब उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो पी ए है वो समानुपाती है एक्स ए के, ठीक है। तो यहां से समानुपाती चिन्ह हटेगा, तो पी ए इज इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा पी नॉट ए इंटू का एक्स ए। इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये घटक एक के लिए, ठीक है। फिर सेकंड घटक बी अवयव, तो क्या होगा, पी बी समानुपाती एक्स बी के। यहां से जब पी बी इज इक्वल टू देखे तो हम लोगों के पास पी नॉट बी इंटू का एक्स बी, ये आपके पास इक्वेशन 2, ठीक है। यहां तक निकला। अब एक नियम होता है डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, जिसमें पी टोटल निकाला जाता है, टोटल दाब, ठीक है। तो यहां लिखते हैं डाल्टन के आंशिक दाब नियम से क्या होगा भाई, तो पी टोटल बराबर होगा पी ए प्लस का पी बी। तो पी टोटल इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है, यहां पी ए का वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए प्लस का आपके पास पी नॉट बी और एक्स बी, ये निकला। अब थोड़ा सा याद रखना, हम लोग ये जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आपके पास एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इनपुट करके देखें तो हम लोगों के पास एक्स बी के स्थान पे हम लोग
पी टोटल निकालें तो ये पी नॉट ए कोष्टक के अंदर हम लोगों के पास 1 माइनस का एक्स ए और साथ में आपके पास यहाँ बचेगा आपका पी नॉट ए। तो ये हम लोगों के पास ये वैल्यू निकल के आया। अच्छा चलिए यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स ए निकालेंगे तो ये एक्स बी होगा। अब यहाँ एक्स बी बचा हम लोगों के पास, तो आपको प्लस में पी नॉट ए इंटू का एक्स बी और पी नॉट बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस आपको ये देखने को मिलेगा कि पी नॉट एक्स बी इंटू का पी नॉट बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स बी कॉमन ले लेते हैं और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों के पास ये क्या होगा, आपके पास इसको अगर देखें तो पी टोटल इज इक्वल टू आपके पास यह देखने को मिलेगा पी नॉट ए इंटू का नॉट बी माइनस का पी नॉट ए इंटू का एक्स। हम लोगों के पास जो है वो फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इसी के आधार पे इसका और भी डेरिवेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।